और कहानी वो बन गई। मैंने उनसे कहा भी। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा, ताड़ के पन्ने पेड़ देखे हम लोग, कहाँ शूटिंग हुई, कहाँ क्या हुई, कहाँ नहीं, सब। यहाँ रामचंद्र शुक्ल के कलवरी, वहाँ भी ताड़ थे। वहाँ जाकर देखा है कि यहाँ से चढ़ने से ठीक होगा, वहाँ से सारी चीज़ें कल्पना। मेरी दिक्कत ये है कि इतने अच्छे अच्छे प्लॉट मेरे दिमाग में आए, इतने अच्छे अच्छे प्लॉट, लेकिन कोई फिल्म नहीं बनी उस ढंग से। वो जो बनी उसका तो कोई मतलब है नहीं। सर, आपने लगभग 300 कहानियाँ लिखी है और अधिकतर लोग जो है अपराध से ही आपको जानते हैं, जबकि इससे अच्छी कहानियाँ आपने लिखी हैं, खुद को अतिक्रमित किया है बार बार। ऐसी कहानी में से बाढ़ कहानी, मदद कहानी आदि की चर्चा मैं करूँगा अगर समय मिलेगा तो बाढ़ कहानी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें एक त्रिवेणी काका है, ताउम्र कुमारे रह जाते हैं, उनकी शादी नहीं होती है। यहीं पर एक संवेदनात्मक सवाल है आपसे, नागार्जुन की कविता के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज रोया था या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। वो क्रंदन किसका है? ये बहुत ही वाजिब उन्होंने, बाबा नागार्जुन ने जो पंक्तियाँ उसमें लिखी थी कि जैसे कौन रो रहा था, भीतर का जो पुरुष होता है, उसकी जो प्रेमिका होती है, उसकी प्रेमिका की हत्या जो होती है, और उस पर उस बिंदु पर वहाँ पर सवाल है। लेकिन असल में है क्या कि वो तो भीतर दोनों तो प्रेमी प्रेमिका तो एक हो जाते हैं। अंत में उसका मरना या उसका मरना, उसके भावलोक का मरना, दोनों तो एक ही चीज़ हो जाती है। उसमें चाहे वो मरे चाहे वो मरे, उसमें कुछ मेरी कहानियों में कुछ विजुअल्स हैं। कोई भी सजग कहानीकार, फिल्मकार, नाटककार कभी तो जगेगा, कभी तो समझेगा कि क्या था वो। इट वॉज ब्यूटीफुल। वो उसको ये करते हुए पनिया में ये कर रहा है, उसको टटोल रहा है। हाथ गोरे हैं, यानी गोरी लड़की है, जवान है, और गया है उसको ये करने के लिए। इस बार अगर कहानी हो गई, कोई होगी, तो भी मैं उससे विवाह कर लूँगा। यौन बुभुक्षा, इसको लोग हंस के उड़ा देते हैं, लेकिन ये हंसने की चीज़ नहीं है। इतनी गंभीर चीज़ है कि उस बूढ़े को, जिसको कि लोग बनाए हुए बाबा, जिसके अंदर एक यौन बुभुक्षा है, उसके नाम पर जो है साँड़ छोड़ा जा रहा है। उसके बाद उसको ये करते हैं तो साँड़ छोड़ते हैं। साँड़ छोड़ते हैं कि अब त्रिवेणी बाबा बन गए साँड़। ही वॉज रिड्यूस्ड टू एन ऑक्सन। और वो पानी में इसको खा के मर गए, पिपासित रह गए, जिंदगी भर यौन पिपासित। लेकिन वहाँ पर समाधि बनाई जाती है उनको एक। हाँ, तो यह एक तरह की विडम्बना नहीं है, दुर्लभता है ना ये समाज की। सब समाज जो है ना, उसके बाद डर के मारे बोल त्रिवेणी बाबा की जय जय जय, पूरे गांव में ही है। इस अंधविश्वास पर एक क्या कहते हैं, व्यंग्य है यहाँ। हाँ, इसके बाद वो जो है डर के मारे पेशाब करने लगता है। जो साँड़ है, जो बाछा है, जो त्रिवेणी बाबा ही हैं, प्रतिरूप हैं, उसके डर के मारे पेशाब करने लगता है। और पेशाब पीते हुए, अपने ही पेशाब को पीते हुए वो ऐसे करके चारों तरफ वो ये करता है। इस तरह के विद्रूप बहुत कम होंगे, लेकिन वो हकीकत है। जिंदगी भर उन्होंने लठैती की। और लड़की के सपने देखे, लड़की मिली नहीं, और उनको संत घोषित कर दिया गया। हाँ, उनको संत घोषित किया गया। अच्छा, एक गीत की पंक्ति आपको याद दिलाता हूँ, आपसे ही सुना था कभी
कि मरने से हमें इनकार नहीं, जीते हैं मगर एक हसरत में, भूले से हमारा नाम का कभी आ जाए तेरे अफसाने में। तो किसी के अफसाने में आपका भी नाम आ जाए, ऐसी कोई हसरत रही है आपके मन में कभी कभी? अगर मेरी पत्नी यहाँ होती तो आप सवाल कर पाते। बहुत जरूरतमंद हैं, मार के खदेड़ करके जमुना के सीधे पार। हाँ। लेकिन कई जगह कलम तोड़ दावात उलट स्याही सब तुम्हें पिला दूंगी, करो शिकायत यदि गुरुजी से फौरन गला दबा दूंगी। लेकिन मैंने पढ़ा है कि कई स्टेशनों पर उतर करके आपने वहाँ की हवा को सूंघा है कि ये हवा वहीं से आती होगी। हाँ जी, एक नहीं अनेक, एक नहीं अनेक। तो क्या कहना क्या चाहते हैं? नहीं मतलब कि किसी ने आपके साथ जो है प्रेम का इजहार किया है कि नहीं? ऐसे ही लेखक का क्रेज रहता है और आप तो महत्वपूर्ण लेखक रहे हैं। देखिए, ये भीतर की दमित आकांक्षा, दमित वासनाएं, दमित पिपाशा ये रही है। ये इससे इनकार करना तो संभव नहीं है। आई लव यू किसी ने कहा है कि नहीं दादा? हाँ, आई लव यू कहा, और वैसे भी एक दो नहीं, कई लड़कियों ने कहा आई लव यू। लेकिन क्या करूँ मैं एक है ना वो एक गीत मैंने एक को लिखा है इसके उत्तर में। दुर्गा बाबू, इस गीत को सुना आपने कि नहीं? जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझे, राख की ढेर में शोला है न चिंगारी है। हाँ, ये इस तरह का गीत भी हमने लिखा है। तो भैया वो सब चीज़ें रही हैं। कौन आदमी है जिसकी ज़िंदगी में नहीं रही है? रस नहीं रहा। हाँ, रस नहीं रहा है। मैंने जानबूझ करके बहुत सारी चीज़ों पर आँख मूंदे, उसके लिए मुझे धिक्कार भी मिले हैं। बहुतों को आप जानते भी हैं, लेकिन नहीं, आप समझिए कि मैं कापुरुष। हाँ, आपने बताया था कहीं ने आपको आलिंगन लिया है, कहीं ने वोट चूमे हैं। हाँ, लेकिन वो इट इज़ नॉट, डिगे नहीं कभी समाधि से। नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन माई पार्ट। ये संभव नहीं था। मैं बाल बच्चेदार आदमी कितनी दूर तक जा सकता हूँ? थोड़ी दूर तक, उसके बाद डूबने लगता हूँ। उन बातों को क्या कीजिए। खाली आपका प्रश्न था कि ऐसा था, हुआ था? यस, हुआ था। हाँ। अच्छा दादा, सूखी नदी के घाट पर एक कहानी है आपकी। बहुत प्यारी कहानी है। बहुत प्यारी कहानी। उसमें जो कथानायक है वह प्यासा है और एक कथानायिका उसको पानी पिलाती है ना? तो वह प्यासा नायक कौन है? क्या आपके जीवन से उसका कुछ साम्य देखा जा सकता है? जीवन का साम्य? यहाँ पर मुझे सूखी शेखर जोशी की कहानी याद आ जाती है। हालांकि आपने ही कहा है कि वो दोनों अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन प्रेम के धरातल पर देखा जाए तो नहीं, वो कहानी, उस कहानी में कुछ है। सूखी नदी के घाट पर जो प्रेमिका है, सूखी नदी भी समझ लीजिए, पति और उसका घाट समझिए क्या है। उसमें चिड़चिड़ाती हुई दोपहर के बाद का समय है, प्यास लगी है, साइकिल फटी हुई साइकिल घसीटते हुए जा रहा है आदमी, और इसके बाद प्यास पानी पिलाती है नायिका। इसके बाद कोसी का घटवार कहानी में भी। हाँ, नहीं, कोसी घटवार अलग है। कोसी घटवार अलग है यार, अलग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कह रहे हैं कि प्रेम का धारा जो है दोनों में। वो प्रेम नहीं था, ये वाला प्रेम था, और वो दूसरे ढंग का प्रेम था। ये वाला तो अंत में
छोड़ ही दिए उसको। अलग ही हो जाता है। क्यों? इसलिए कि आप कहेंगे कि प्रेम कहानियों का अंत क्या होता है। एक एक अंत से, एक तीर से कई लोग घायल हो जाएं, तो ये जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्या ज़रूरत है? वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना भी हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अच्छा, हम लोग लंच ब्रेक के पहले एक सवाल और पूछ लेंगे। हाँ बोलिए। कि पांवतले के दो उपन्यास आपका प्रिय उपन्यास है, हम पाठकों का भी प्रिय उपन्यास है, बहुत बेहतरीन उपन्यास है। और उसमें जो माजी हराम को सूचना देता है नायक के मौत की, एक नायक का मित्र आकर, और माजी हराम कहता है कि तुम लौट जाओ, क्योंकि सेना को नहीं मालूम होना चाहिए कि उसका सेनापति मारा जा चुका है। तो इस उपन्यास की विचारधारा और रचना प्रक्रिया के बारे में आप स्वयं क्या कहना चाहेंगे? वो कहानी अपने आप में पूर्ण है और उसको ज़्यादा विदीर्ण कीजिएगा तो ठीक नहीं होगा। उसको जस्ट कहानी को वहीं पर ख़त्म होना चाहिए था और वहाँ पर उसको हमने ये कर दिया था, चेक कर दिया था। लेकिन वो उसको भी मालूम नहीं था कि ऐसा हुआ था। असल में मेरे मित्र थे गोरख पांडे, गोरख पांडे के ऊपर लिखी हुई कहानी थी। हालांकि गोरख पांडे डिजर्व नहीं करते थे इतनी अच्छी कहानी के लिए, तो लेकिन हुआ। चलिए, एक सत्य जो आंशिक रूप से वहाँ से लिया गया, उस सत्य को डेवलप किया गया और इसके बाद अंत में उसका अंचल जो है वो छोटा नागपुर का पठारी अंचल, उसका अंचल है तोपचांची। तोपचांची, जो अभी भी नक्सल मूवमेंट के लिए जाना है। अभी भी नक्सल उधर जो यह तालाब है वहाँ से धनबाद का पानी जाता है, वहाँ ये था संगमन था। वहाँ पर हमारे मित्र दिनेश जी थे। दिनेश जी ने पूछा कि दादा यही जगह है वो? फिर हमने कहा है भी और नहीं भी है, ये समझ लीजिए। हाँ, वो कहानी बहुत अच्छी है। एक तो बनावट, कहानियाँ 1000 लोग लिखेंगे, ये तो धारावाहिक के रूप में भी आज। हाँ, हंस में छपा था, मैंने छपी थी कहानी। तो उसमें है क्या, ये कैसे आप लिखते हैं, आपकी लेखन शैली क्या है, स्टाइल क्या है, भाषा क्या है, क्या भाव उद्रेक करते हैं आप। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आप में क्षमता है तो वो कहानी आपकी बन गई, नहीं है तो नहीं बनेगी। आप लाख सरपट डालिए, नहीं बनेगी। जैसे वो कहानी थी आपने कहा ना कि प्राण पद्दो भाषाइलों में सागर सीमंत। और एक कहानी है कि आरोहण कहानी तो है ही। मैंने कहा, मैंने इतनी सारी कहानियाँ लिखी हैं, इतनी बेहतरीन कहानी लिखी हैं कि मैंने कहा कि ठीक नहीं, 300 कहानी और 14 उपन्यास पर तो एक सिटिंग में बात नहीं हो सकती दादा, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ देर और बात करेंगे लंच ब्रेक के बाद। एक गीत है, मन माझी तोर बैठा ले आमी और बाइते पारलम ना, बाइते बाइते जीवन गल, कुलेर सन्धान पाइलेन। हाँ, मने ऐ मन के माझी अब रोक दो ये डांड जो है। मैं थक गया हूँ, मैं थक गया नाव खेते खेते जीवन का पता नहीं चला। हाँ, ये सागर सीमंत में एक ज्वार में वही मैं
अजवार कहानी को तो विजयदान देथा बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा था कि मेरी सारी कहानियां इस पर न्यौछावर है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो लिखित है, डॉक्यूमेंट। हाँ, मुझे भी मालूम नहीं था। एक दिन मैंने जाकर वाणी के कार्यक्रम में देखा, वाणी के ऑफिस में, तो वो लिखित बहुत कुछ, यहाँ तक कि प्रेमचंद से भी ज़्यादा सफल कहानीकार मुझे मानने वाले लोग हैं। लेकिन एक बात है, ये सारी बातें चाहे विजयदान लिखा हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे और जो लोग हों, अब माना ही जाना चाहिए। वो हमारे पूर्वज रहे हैं, बाप दादा हैं। अगर अगली पीढ़ी ने उनसे सीख करके कुछ और आगे दूरी तय की थी, इसमें आपत्तिजनक तो कोई बात है नहीं। आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन फिर भी पिता पिता होता है। हाँ, निश्चित रूप से पिता पिता होता है। बात तो अपनी जगह है। हाँ, मील के पत्थर है वो। हाँ, हमारे बाबूजी इंग्लैंड नहीं गए। नहीं गए, आप गए? हम गए। और वहाँ से जो कहानी आपने लाई है 150 साल की तन्हाई, उस पर आकर के बात करेंगे हम लोग। बहुत बेहतरीन कहानी है। क्या कहते हैं लोग कि आरोहण जैसी कहानी लिखनी चाहिए, तो ऐसी लिखनी चाहिए। अरे कौन कौन सी कहानी कम तर है आपकी? कम से कम 300 में से मुझे लगता है कि 50 कहानियाँ जो ऐसी हैं जो निश्चित रूप से बहुत हिंदी साहित्य के लिए गर्व की बात है, महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। साहित्य की वो जो है वो अद्भुत है कहानी। जी जी। ज्वाल जो देथा जी की है, जहाँ पकड़ करके जकड़ती है वो, दोनों बहनें एक दूसरे को। हाँ, छोटी, और एक हिंदू बन गई है, एक मुसलमान। हाँ, हिंदू और मुसलमान एक ही घर की दो है। जहाँ जकड़ती है वो, तो इसके बाद की नजरों से छिपा करके आपस में गले गले मिलती है। देख, हम लोग डूब के मर जाएंगे इसमें, क्या तू कर रही है, क्या पागलपन है। तो कहती है कि मर जाएं तो डूब के मर जाएं तो मर जाएं, यही पल मेरे लिए। उसमें स्वीकारती हुई, हाँ हाँ गुड्डी, मुझे पूरा याद है, तो मेरी बहना है, ये वो वहाँ स्वीकारती है। इसके बाद कहती है, लेकिन कहती है अब मुझे मरने का कोई ये नहीं है, मर जाऊँ तो मर जाऊँ, अब मुझे मरने का कोई ये नहीं है। और इसके बाद दोनों पकड़ करके जकड़ करके उधर जो है भंवर जो है, भंवर मतलब ज्वार का पानी उठ रहा है, दो डूब के मर जाती हैं। सच्ची बात है कि दो एक कहानियों को पढ़ करके आपका मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता है। समग्र रूप में आपको पढ़ा ही नहीं गया है अभी तक, तो मूल्यांकन कैसे हो सकता है आपका? तो हम लोग दूसरी बैठक में फिर बात करेंगे दादा। कुछ और बातें हैं, उपन्यास अभी तक हम लोग नहीं छू पाए हैं, उसमें से भी कुछ सवाल है। ठीक है। मैंने आपका पहला उपन्यास सर्कस उपन्यास ही पढ़ा है, और सचमुच कहिए तो सर्कस उपन्यास में ऐसी पठनीयता है कि लगभग 2 या 3 बैठक में इतना मोटा उपन्यास मैं पढ़ गया। बहुत सरसता है और उत्सुकता, रोचकता, और कई कई दृश्य, मार्मिक दृश्य हैं उसके। और सबसे बड़ी बात कि रस को होता है कि हिंदुस्तान में रहते हुए रूस के उस सर्कस के दृश्यों का, और वो बरसात में भीगती हुई गोरैया की तरह बैठी हुई नायिका का, इस तरह का चित्रण आपने, और इतना मार्मिक और क्या कहते हैं चापछूस वर्णन कैसे आपसे संभव हो सका? वास्तव में बहुत जुड़ाव हो गया था उस समय सर्कस उपन्यास से पढ़ करके। वहीं से आपके प्रति मैंने क्या कहते हैं एक तरह से लगाव महसूस किया। एक और कहानी है जिसकी चर्चा मैं नहीं कर सका, अनिमेश दा की कहानी ऑपरेशन जोनाकी, जिसको कि पढ़ करके हम लोग ने सामूहिक पाठ किया था, रोया था। उसकी चर्चा कभी बाद में, लेकिन पहले यह सर्कस आपने लिखा कैसे भाई? रस होता है। भारतीय भूमि पर बैठा हुआ एक आदमी कुल्टी जैसे कस्बे में, और रूस की सर्कस कंपनी का वो पूरा परिदृश्य आप उपस्थित कर देते हैं, और चाक्षुष दृश्य। देखिए मित्रों, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो फिर से इस बात को दोहरा मैं रहा हूँ। राजेंद्र जी के पास ले गए बलराम, हमारे मित्र,
बहुत छोटे में बता रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम क्या लेखक हो ना, प्रथम पुरस्कार पाए हो, तो वो कॉपी जांचने के लिए हमारे पास ही आई थी। खैर जो उन्होंने कहा, तो बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या लिखना चाहते हो। हमने कहा सर्कस। बोला अरे, और हमने कहा कोयला खदान। बोले अच्छा, और 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई। आखिर उन्होंने बताया। ऐसे करके 5-6 जो आइटम्स उन्होंने बताया, ये आश्चर्य की बात है कि तीनों आपने, हाँ, वो सब मुझे पसंद थे। और उन्होंने कहा कि हाँ लिख डालो। इसके बाद बताने लगे फिर मुझे कि आखेट कैसे होता है और सर्कस कैसे होता है, विदेशों में सर्कस कैसे होता है। इसके बाद और कुछ चीज़ें बताई उन्होंने। तो रशियन सर्कस और ये सब के बारे में। तो इस तरह से राजेंद्र जी ही इन फैक्ट he was my first teacher and guide to tell me what to write and what not to be. तो हमने कहा कि बताने लगे, इसको बता गए। खैर सर्कस मैंने ये किया। सावधान नीचे आ गए। और सर्कस का दूसरा पड़ाव ये हुआ कि पानी पड़ रहा था, बहुत ज़ोर से झंझा का झकोरा, लो प्रेशर हुआ था। लो प्रेशर में ये दिक्कत आई थी कि बैठने की कहीं जगह नहीं थी। वही जो ये था ना डब्बा डुब्बी, उसी के भीतर बैठ कर संदूक पर बैठी है कथा नायिका, काट के बक्से पर। और मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा घर जो था आपने देखा ही है जी। उस घर में वो घुस के हड़बड़ा करके चले आए, लड़कियां और कुछ लोग। हाँ, तो यही बात तो मतलब कि वो सर्कस की नायिका जो पात्र हैं आपके घर में आकर के रही थी, आपने उनको करीब से देखा है? नहीं, वो तो खैर कल्पना का भी मामला है, उसमें बहुत कुछ लोगों को देखा। कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों का करतब देखे, बातचीत सुनी। और उसमें सभी जातियाँ थी, हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह। तो इस तरह से फिर इसके बाद मैं कल्पना करने लगा, और कल्पना करते करते चीज़ें आ गई। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। और सब लोग सिर्फ विशुद्ध कल्पना पर, जरा छू लिया इसके बाद कल्पना। मैं जब तक पूरा ना चला जाऊं अंदर तक, तब तक कुछ नहीं करता था। यही हुआ। इस तरह मैं लिखता गया और पढ़ता भी गया। विदेशों में सर्कस कैसे होता है, रशियन सर्कस कैसे होता है, और दूसरे देशों में कैसे सर्कस होता है। रशियन ये सर्कस के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कैसे होते हैं। तो इस तरह सर्कस की शुरुआत ऐसे हुई। अब देखिए उसमें यहाँ तो लड़कियाँ भी हैं ना, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि यहाँ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये तो राजेंद्र जी आपके बारे में कहा गया है कि लड़कियों का जिक्र जहाँ आता है तो संजीव गड़बड़ाने लगते हैं। उमा शर्मा से संवाद में उन्होंने कहा था। ये भैया उमा शर्मा महापंडित और वो पंडित वो कहते हैं एक कुछ चीज़ें मैंने बटोरी जहाँ के आदमी विचित्र हरकतें करता है, वो सारी हरकतें मैंने नोट की। आदमी का रूपांतरण विभिन्न उसमें, बोल में, चाल में और चीज़ों में। क्या क्या बताऊँ। लेकिन प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो
बहुत कुछ जो है जंगल जहाँ शुरू होता है मैं मलारी का प्रसंग है तो थोड़ा सा बोल्ड है, उसकी चर्चा करूंगा अगर समय मिलेगा तो। फिलहाल एक और उपन्यास है आपका जिसमें कि प्रेम प्रसंग है, बहुत खुशबू है प्रेम की उसमें, आकाश चंपा में। बहुत सुंदर उपन्यास और एक तरफा प्रेम का जो जिक्र आपने किया है, वह उपन्यास भी पढ़ा ले जाता है। लोग जो कहते हैं ना कि पठनीयता कम हो रही है, लेकिन पढ़कर देखा जाए तो उसमें पठनीयता है। और इतना पठनीय उपन्यास जो रोचक, उसकी रोचकता अंत तक बांधे रखता है हम लोगों को, लेकिन अंत में जाकर के इस तरह से झटका देता है वो हेनरी की कहानी की तरह कि अंत में एकदम त्रासद अंत आपने कर दिया है कि कथानायक मोतीलाल मास्टर जो है स्वतंत्रता सेनानी, 7वें स्वतंत्रता सेनानी की जगह फांसी पर झूलता हुआ पाया जाता है। वह स्वयं फांसी पर झूलता है या उसे झुला दिया जाता है, यह स्पष्ट नहीं करता है कथाकार, लेकिन कथानायक की मौत पाठकों का दिल एक बार तोड़ देता है। तो ऐसा त्रासद अंत आपने क्यों किया उपन्यास का? किसका? आकाश चंपा में वो मोतीलाल मास्टर साहब जो है। मोतीलाल मास्टर ये कहानी के फॉर्म में धर्मयुग में पहले ये चीज़ आई थी। धर्मयुग में डॉक्टर धर्मवीर भारती उन्होंने इसको छापा था। इसके बाद धीरे धीरे विकसित होता गया, बाद में और विकसित होता गया। पहले कहानी के फॉर्म में ही रहा, बाद में विकसित होता गया। एक आदमी की ज़िंदगी क्या होती है, क्या ज़िंदगी जीता है वो, और कैसे महल्ले का कचरा जो है कस्बाई, उसको ढोते हुए एक मास्टर, गरीब मास्टर कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन कहीं कोई उसका ये नहीं, उसकी ईमानदारी की कोई कदर नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेटा उसके विरुद्ध में है, परिवार उसके विरुद्ध में है, और सब लोग उसके विरुद्ध में हैं। उसी में होते होते वो एक चीज़ सोचता है वो कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या चीज़ होती है, और उसके बाद वो सच्चाई का अनुसंधान में रहता है। और वहाँ पर उसकी नौकरी जाती रहती है, और बेटा जो है गलत रास्ते पर जाते हुए भी बेटे को अवार्ड मिलता है जो इनके आदर्श के विपरीत। हाँ हाँ, बेटों को अवार्ड मिलता है, और इसको क्या नाम है, इसको कुछ नहीं किया, इसकी बेइज्जती ही होती है। पुराने मूल्यों के कारण। हाँ, पुराने मूल्य ध्वस्त हो रहे हैं, नए मूल्य के लोग उस पर चढ़ करके ये कर रहे हैं। तो इस तरह मूल्यों का क्षरण बोध की कहानी है, और बहुत सारा है उसमें, वृत्तांत उपन्यासों में बहुत कुछ होता है। अंत में वो हारता रहता है अच्छी ये करके बावजूद, जिन गलतियों को उसने किया है, उसके लड़कों ने किया है, उसको सुधारते हुए, और सब कुछ उसका ये होता है। टोटल मामला बनता है क्या कि जो एक बार हम जिंदगी में जी लेते हैं, एक बार मान लीजिए हम चले आए रास्ते से, इसके बाद क्या हुआ कि ना, उसके बाद लगता है कि ना, इस ज़िंदगी को काश हम फिर से जी पाते, तो जिन रास्तों से हमको गुजरना था उन रास्तों से फिर से गुजरते हम। और जिन भूलों को हम कर चुके हैं उन भूलों से संशोधन करते हैं। जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हमने बरती वो नाइंसाफ़ियाँ नहीं होती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करता है, लेकिन वो आदमी अपने परिवार से ही हारता है, और अंत में लड़का ही उसको ये करता है। लड़के को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है, और यहाँ ये जो है ये सब कुछ नहीं।
ये जितना चाहता है वही नहीं कर पाया। उसके परम मित्र ओझा जी थे, ओझा जी और एक लड़का था, उनके एक और मित्र ओझा जी मतलब रामचंद्र ओझा, बस कोई हो जाए तो उसको वो मारता है। हम असल में IAS नहीं कर पाए थे, उसको बैंक कर दिया था उन्होंने, मुझे कटक मारा, इसको छोड़ दिया उन्होंने। इसको और भी गलतियाँ, जो जो गलतियाँ उसने की उसको जस्टिफाई करता गया और उसको सोसाइटी भी जस्टिफाई करती गई, हाँ, लेकिन वो कुछ नहीं। इसी इन द मीन टाइम सच्चाई के राह के संधान में इन द मिडल ऑफ द नॉवेल वो महेंद्र बाबू से मुलाकात होती है। महेंद्र बाबू उसके मित्र हैं, बनते हैं, देखते हैं कि वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर तनिक भी विचलित नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई आदर्श कोई गढ़ दिया है, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल हुआ था उन सबको मिलाते हुए मैंने वो डिपिक्ट किया।